राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हम जिस पे रिएक्शन देंगे ना फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र का वीडियो है फ्रेंड्स। जो महाराष्ट्र में सरकार इधर उधर हुई है, उनके ही बारे में ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए, हमने पहले भी बनाई थी इस पे वीडियो, लेकिन इसमें उस वीडियो में हमको पहले जो परिस्थितियाँ दिख रही थी, उस परिस्थिति के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी मजबूत हो रही थी। लेकिन इसमें कुछ और संभावनाएं अब आ रही है। तो आइए, और क्या संभावनाएं है तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। की पॉलिटिकल क्राइसिस, रस्साकशी, कौन मंत्रिमंडल में आए कौन नहीं आए, कैसे पावर बैलेंस बने, फिलहाल दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली तक पहुंचने की वजह यह है कि अंतिम फैसला दिल्ली में ही होना है, और दिल्ली तक बात आई है, इसका मतलब महाराष्ट्र में बात नहीं बन पाई। मैंने उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में भी आपको बताया था, जहां पर मुख्यमंत्री और उनके दोनों मुख्यमंत्रियों की देर रात 2 बजे तक मीटिंग चलती रही। क्या इस मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला, या जो कुछ तय किया गया है वो लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह के पास ये लोग पहुंचे हैं और फाइनल मुहर दिल्ली में लगने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से आज अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मिले। महाराष्ट्र में अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद से विभागों के बंटवारे पर चल रही खींचतान दिल्ली पहुंच चुकी है। देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बुधवार शाम दिल्ली पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया गया है कि दोनों नेताओं ने अमित शाह के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात में वित्त मंत्रालय पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में विभागों के बंटवारे पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ एनसीपी नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ भी थे। आइए हम आपको बताते हैं अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा है। मीडिया से बात करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम शिष्टाचार भेंट के लिए यहां आए थे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। अभी महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, इसलिए कैबिनेट विस्तार को लेकर काम चल रहा है। इसमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब इसमें कोई सोचे कि बहुत बड़ी परेशानी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये बयान तो आएंगे ही। अजीत पवार जो हैं वो कुछ विभागों को लेकर अड़े हुए हैं, तो शिंदे गुट में खलबली मच गई है इस बात को सोचकर कि यदि एनसीपी भी आ गई है, कैबिनेट में 8 मंत्री बन गए हैं, तो अब उनके लिए बचा क्या है। ऐसे में वो अपनी मांग कर रहे हैं या उनसे जो वादे किए गए हैं उसको याद दिला रहे हैं। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये तो मानना होगा कि किसी तरह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थितियाँ बड़ी ही विकट दिखाई पड़ती हैं राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी हमने डिटेल में कई रिपोर्ट आपके सामने रखी हैं। बताया है हमने आपको कि किस तरीके से सरकार को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होना है शिंदे गुट के विधायकों को लेकर, जो है राहुल नार्वेकर यानी स्पीकर की तरफ से भी इस पर कुछ फैसला आना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर इस समय ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि सरकार पर विधायकों के जाने से कोई खतरा तो नहीं आएगा। फिर बगावत जिन्होंने की है दोबारा बगावत कर सकते हैं, जैसी आशंकाओं के बीच और मजबूत किया गया। लेकिन मजबूत करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अजीत पवार भी अगर सत्ता में आए हैं तो किसी उम्मीद के साथ में आए हैं। अजीत पवार पहले ही कह चुके हम तो 2022 में ही एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाना चाहते थे। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ समीकरण ठीक ठीक चलते हैं। मैं आपको कुछ अन्य रिपोर्ट्स में बताऊंगा कि किस तरीके से मांग सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों तक सीमित नहीं है। अभी सीटों के बंटवारे को लेकर भी बड़ा झंझट सामने आने वाला है, और इसमें कौन किसके साथ में जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मुलाकात की अगर बात करें, दिल्ली तक ये जो पूरी खींचतान आई है उसमें प्रफुल्ल पटेल ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मैं तो दिल्ली आता जाता रहता हूँ। महाराष्ट्र में एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद से हम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिले थे। आज एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए हम लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की मीटिंग में भी हम शामिल होंगे और उस समय पीएम मोदी से भी मिलेंगे। मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार से मुलाकात के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार होगा।
वहीं अब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के अमित शाह से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में विभागों के बंटवारे का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार अच्छे पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनकी मांगों को समझने की कोशिश करेंगे। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे का अपना एक अलग स्टैंड इस पर हो सकता है। एकनाथ शिंदे को अपने गुट को भी देखना है, अपने भविष्य की राजनीति को भी देखना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास रहे, जबकि शिंदे गुट के विधायकों को इस पर ऐतराज है। बहुत मुमकिन है एकनाथ शिंदे को भी हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले इस पर विरोध जता चुके हैं, तब जब वो उद्धव सरकार में थे, और उद्धव सरकार को छोड़ने के बाद में जब उन्होंने अपना अलग गुट बनाया तो उन्होंने यही आरोप लगाए थे कि वित्त मंत्री रहते हुए शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि फंड्स जो हैं वो रिलीज नहीं किए जाते थे। वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास होना परेशानी का सबब लगता था। इसी गुट को, इन्हीं विधायकों को दोबारा वही स्थिति बनेगी तो कैसे इस पर जवाब दे पाएंगे एकनाथ शिंदे। शिंदे गुट वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है। आपको बता दें, इससे पहले भी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय रहने से शिवसेना के बहुत सारे विधायकों को समस्या हुई थी। अजीत पवार को लेकर ही गिराई गई थी एकनाथ और उनके विधायकों ने सरकार। उद्धव से जो बगावत हुई थी उसमें अजीत पवार भी एक महत्वपूर्ण बिंदु थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी संकट पिछले साल तब आना शुरू हुआ जब एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए अजीत पवार के ऊपर शिवसेना के विधायकों ने बजट न देने का आरोप लगाना शुरू किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पुरानी सरकार में बगावत की शुरुआत ही अजीत पवार को लेकर शुरू हुई थी। कई विधायकों ने आरोप लगाने शुरू किए थे कि अजीत पवार के वित्त मंत्री रहते हुए वो शिवसेना के विधायकों को विकास कार्य का बजट नहीं दे रहे हैं, जबकि एनसीपी के विधायकों को अजीत पवार न सिर्फ समय रहते बजट जारी कर रहे हैं बल्कि अतिरिक्त बजट भी देकर शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त के आरोप है। इस मामले को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए अपने साथ 40 से ज्यादा विधायकों को जोड़कर एमवीए की सरकार को गिरा दिया। अब फिर से वो स्थिति न बन जाए। हालांकि यहाँ पर पूरे किरदार बदल चुके हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, इसकी संभावना कितनी, क्योंकि अजीत पवार तो इस पर अड़े हुए हैं। सहकारिता और वित्त ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी यहाँ के राजनीतिक हालात और कठिन होने वाले हैं। खास तौर से एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए विधायकों के लिए परिस्थितियां और कठिन होने वाली हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अभी उनके पास कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है और निश्चित तौर पर मंत्रालय जो है वो उनकी नज़र में होगा। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय पहले से हैं। एक मंत्रालय तो वित्त है और दूसरा गृह मंत्रालय, इसलिए उनको सुपर सीएम भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल के बंटवारे के दौरान अगर देवेंद्र फडणवीस के पास से वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दोबारा मिलता है तो एकनाथ शिंदे समेत उनके सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए बहुत ही असहज स्थिति हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय पहले भी अजीत पवार के पास था। मैंने आपको कई बार बताया है कि इस पर उनकी आपत्ति थी। वित्त मंत्रालय पर बजट न जारी करने के आरोप लगते रहे। एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अन्य विधायकों ने अजीत पवार के खिलाफ बिगुल फूंककर सरकार गिरा दी थी। अब वही स्थितियां दोबारा देवेंद्र फडणवीस और शिंदे और अब अजीत पवार को भी जोड़ लीजिए कि सरकार में बनती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर शिंदे को ये आशंका है कि कहीं उनके खेमे में फिर से फूट ना हो जाए। इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे के उस बयान को याद रखिए, दिन के उजाले में सारी मुलाकातें नहीं होती हैं, रात में बात की जाती है। ये दबाव भी हो सकता है, डराने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि इसको अफवाह भी कहते हैं। शिंदे गुट और एकनाथ शिंदे खुद कह चुके हैं सारी अफवाह की खबरें हैं कि हमारे विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पैनी नज़र बनी हुई है। और देखिए खास तौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होने वाली है, ये विधायकों की संख्या, विधायकों का साथ जाना, उनकी नाराज़गी, उनकी असहजता, ये सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे के लिए दोहरी परेशानी ला सकती हैं। सरकार के लिए परेशानी तो है ही, जो शिवसेना को वो अपने पास लेकर आए हैं, चुनाव आयोग ने जैसे उनको चुनाव चिन्ह और नाम दिया है, उस पर भी एक संकट मंडरा सकता है। इसलिए ये स्थिति बहुत क्रिटिकल है, ये कहना गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि ये पूरी खींचतान जो है दिल्ली तक पहुंची। हालांकि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हम लोग मिले नहीं थे बड़े नेताओं से, दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब से सरकार में शामिल हुए मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए एक शिष्टाचार मुलाकात थी। और कैबिनेट का विस्तार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं ये इतना आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस पर अपनी राय ज़रूर रखें, आपकी राय बड़ी मायने रखती है हमारे लिए। आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि मामला फंसता दिखाई दे रहा है, कैबिनेट का विस्तार इतना आसान नहीं दिख रहा है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला तो क्या फिर फूट हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है? और यदि वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो क्या अजीत पवार की नाराज़गी सामने आ सकती है? आपको क्या लगता है? आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। अमर उजाला अब आप। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी मतलब समझने लायक थी। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए पहले हमने जो वीडियो देखा था और जो सिचुएशन भी दिख रही थी,
वो बीजेपी के पक्ष में दिख रही थी। हालांकि अभी भी बीजेपी के पक्ष में ही है, क्योंकि दोनों तो आए हैं बीजेपी में। और लेकिन अभी जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है वो शिंदे साहब के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि यही तो तकलीफ थी उनको कि जो अजीत पवार जी थे वो जो ये विकास अघाड़ी नाम दिया था, 3 पार्टी ने मिलकर जो सरकार बनाई थी फ्रेंड्स, उसमें वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो महाराष्ट्र के अजीत पवार जी ही थे। तो उन पर तभी भी ये इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने जो फंड होते हैं, फंड फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस जो रिलीज करना होता है वो वही करेंगे। तो वो शिवसेना के जो विकास के कार्य होते हैं उनको फंड रिलीज नहीं करते थे। तभी भी तो यही दिक्कत हुई थी, तभी शिंदे साहब सब विधायक को लेके इसमें आए थे बीजेपी में फ्रेंड्स। अब यही सेम चीज हो गई। अब अजीत पवार जी जो है वो अभी वित्त मंत्रालय ही मांग रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो अभी अजीत पवार जी जो है वो उनके पास वित्त मंत्रालय का ही मंत्री बनना चाहते हैं, वो वित्त मंत्रालय ही मांग रहे हैं। अगर उनको ये दे दी तो फिर वही सेम सिचुएशन शिंदे साहब के लिए हो जाएगी जो पहले थी। एक तो ये बात फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि वित्त मंत्रालय जिसके पास होता है वो मतलब तगड़ा मंत्रालय होता है, क्योंकि फंड पूरा उनके पास ही रहेगा पार्टी का, और पार्टी मीन्स के जो फंड होता है वो। और फंड अगर रिलीज नहीं करोगे, क्योंकि आप सरकार चला जरूर रहे हो लेकिन पार्टी तो आप अभी भी 3 ही हैं, बीजेपी शिवसेना, क्योंकि शिंदे साहब को शिवसेना मिल गई है, मतलब उनका जो नाम चिन्ह है वगैरह मिल गया है। और अजीत पवार जी जो है वो भी बोल रहे हैं कि हमारा तो ये एनसीपी ही हमारी, तो यही नाम से हम यही पार्टी है। तो मतलब अभी भी 3 पार्टी हो गई, सरकार हो गई फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर फंड ही रिलीज नहीं करेंगे वित्त मंत्रालय, तो जैसे शिवसेना के कोई विधायक है वो अपने एरिया में कोई कुछ प्रोग्रेस करता है तो नाम किसका होगा? उधर तो 3 पार्टी का नाम नहीं होगा ना, उधर तो नाम किसका होगा? शिवसेना के विधायक का होगा। तो अगली बार फायदा किसको मिलेगा? शिवसेना को मिलेगा फ्रेंड्स। जैसे कि बीजेपी, अगर कोई बीजेपी का विधायक जो है वो कोई प्रोग्रेस का काम करता है तो फिर अगली बार वोट किसको मिलेगा? फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। ऐसे काम जो विधायक करेगा उसी की पार्टी को अगले चुनाव में फायदा पहुंचेगा फिर, और उन्हीं का नाम होगा, क्रेडिट भी उन्हीं को ही जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? जब 3 पार्टी है तो तीनों की तीनों पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगी ना। सब यही थोड़ी चाहेंगे कि हर बार हम 3 मिल के ही कुछ पार्टी मतलब सरकार चलाए, वो भी चाहेगी हमारे पार्टी के विधायक ज़्यादा आए, हमारी पार्टी सीटें ज़्यादा लाए, यही चाहेगी। क्योंकि जितनी जिसकी सीटें जीतेगी उतने ही वो ताकत से सामने वाले के साथ डील कर सकती है। ये एनसीपी के लिए मैं बोल रही हूँ और शिवसेना के लिए। हालांकि दोनों पार्टी जो है वो अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती, उनको कोई ना कोई चाहिए, जो हम देखते भी आ रहे हैं फ्रेंड्स। बीजेपी जो है वो अपने दम पे सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी को भी शिवसेना का काफ़ी फायदा मिल रहा था, क्योंकि शिवसेना का महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभाव है फ्रेंड्स। तो मेन बात यही है कि वित्त मंत्रालय ही मेन है। अभी भी जो चीज़ अटकी पड़ी है तीनों के बीच में, तीनों पार्टी के बीच में, पहले की जो सरकार है वो इसी चीज़ से गिरी है। जो उद्धव ठाकरे की सरकार मानेंगे हम, क्योंकि वो सीएम थे, तो उनकी सरकार इसी हिसाब से गिरी, क्योंकि यही शिंदे साहब इसमें आ गए और वित्त मंत्रालय ही बीच में फंसा था, क्योंकि फंड रिलीज नहीं कर रहे थे। एनसीपी के जो विधायक थे अजीत पवार जी, जो वित्त मंत्री भी थे, वो फंड रिलीज नहीं कर रहे थे। यही तो दिक्कत फिर शिंदे साहब को इसमें आ जाएगी अगर अजीत पवार जी को वित्त मंत्रालय मिलता है। हालांकि कम चांसेस है, क्योंकि फ्रेंड्स वो पार्टी जो थी 3 वो अलग थी, और इसमें जो अभी की जो प्रबल पार्टी है यानी अनुभवी पार्टी अभी की जो है, हालांकि अनुभवी पार्टी उसमें भी थे कांग्रेस की, लेकिन उसमें कांग्रेस के कम विधायक थे,
तो इतना बोल नहीं सकती थी। इसमें बीजेपी का समर्थन काफी तगड़ा है फ्रेंड्स इस सरकार में, और बीजेपी डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी है और महाराष्ट्र में भी उनके सपोर्ट से सरकार अभी चल रही है। यानी बीजेपी अनुभवी पार्टी है और उनका शीर्ष नेतृत्व काफी प्रबल है और उनका सुना जाता है। तो हालांकि ये सिचुएशन को लोग गौर जरूर करेंगे कि अगर वित्त मंत्रालय अजित पवार जी को दे देंगे तो शिंदे साहब को जरूर दिक्कत होगी फ्रेंड्स। ये तो इन लोगों की दिक्कतों की बात हो गई जो चल रही है फ्रेंड्स। यानी बीजेपी भी इतने आसानी से अभी मतलब क्या बोलते हो, लड्डू हाथ में आया है ना, दोनों तरफ से शिंदे साहब भी लड्डू लाए देसी घी के और अजित पवार जी भी लाए हैं देसी घी के लड्डू। इतने अच्छे से खा नहीं सकती बीजेपी, उनके लिए भी थोड़ी राह मुश्किल है, मतलब उनको काफ़ी समाधान कराना पड़ेगा। एक तो बात ये, एक बात हम आम जनता की फ्रेंड कि ये जो दो पार्टी है मतलब ये किस हिसाब से अभी चुनाव लड़ेगी और किस हिसाब से उनको जनता वोट दे फ्रेंड्स, ये हम जनता के लिए कंफ्यूजन है, महाराष्ट्र की जनता के लिए कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। अगली बार महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा करके मैंडेट दिया था शिवसेना और बीजेपी को, एनसीपी और कांग्रेस को नकार दिया था, उनको वोट नहीं दिया था। तो क्या हो गया, मतलब पब्लिक के विरुद्ध जाके एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन किया और सरकार बन गई। यानी पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक किस पे भरोसा करे, ये एक चैलेंज महाराष्ट्र की जनता पे है फ्रेंड्स। क्या करे, इसमें पूरी खिचड़ी बन गई है, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो पूरी खिचड़ी बन गई है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था, इसमें काफ़ी समझदारी बातें हैं। हालांकि मैं खुद यही सोच रही थी कि बीजेपी को लड्डू मिल गया है, हालांकि लड्डू मिल गया है लेकिन खाना बहुत बड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए भी। हाँ, तो ये वीडियो बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दे और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।